Hello friends, a very warm welcome on our Sarot Associate YouTube channel. My name is Krishna Sarot and जय हिंद guys. And आज हम jurisdiction के बारे में पढ़ते हैं. What is jurisdiction? What are the kinds of jurisdiction? And at last we will going to discuss about one case laws related with jurisdiction. लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और वो जो घंटी का बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा. ठीक है. और आपको अगर हमारे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को. तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ. तो ये जो काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन है इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि ये जो जुरिडिक्शन वर्ड है इसका मतलब क्या है. सो ओके, जुरिडिक्शन वर्ड दो वर्ड को मिला के बनता है. सबसे पहले जूरिस और डिक्टो. ठीक है गाइज, ये एक एक्चुअली लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है आई स्पीक बाय लॉ. राइट. तो मैं आपको एक बार हिंदी में मतलब समझा देता हूं. जैसे कोई पर्टिकुलर कोर्ट है, ठीक है, उसकी कितनी एरिया तक उसकी अथॉरिटी है, यानी कि वो जो पर्टिकुलर कोर्ट है वो कितने एरिया तक वो अथॉरिटी है कि वो किसी भी मैटर को सुन सकता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हम हाई कोर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं कि मतलब जो हाई कोर्ट की जो अथॉरिटी है वो पूरे स्टेट तक लिमिट है. सेम वे जैसे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तक उसकी अथॉरिटी लिमिट की गई है. ठीक है, कि मतलब वो उस पर्टिकुलर अपने डिस्ट्रिक्ट तक ही वो फैसला सुनाएगा. ठीक है. जैसे मान लो फरीदाबाद और सोनीपत का मान लो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ. जैसे जो फरीदाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें मतलब जैसे पर्टिकुलर मान लो एक केस है. ठीक है. और वो केस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है और वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो फरीदाबाद के अंदर आती है. राइट. वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो फरीदाबाद के अंदर आती है. ठीक है. लेकिन अब आप बोल रहे हो कि मैं इस केस को फरीदाबाद कोर्ट में नहीं सोनीपत के कोर्ट में लेके जाना चाहता हूँ. तो वो वैसा नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि सोनीपत की वो अथॉरिटी नहीं है कि वो उस मामले को सुन सके. तो ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए तो इसलिए मतलब ये जो टॉपिक है ये टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि मतलब जहां का वो मैटर है वो वो मैटर उसी कोर्ट के द्वारा ही सुलझेगा. ठीक है. और वो उसी मैटर पर ही वो कोर्ट जजमेंट पास करेगा. ठीक है. जैसे कि वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वो फरीदाबाद में पड़ती है तो वो मैटर फरीदाबाद कोर्ट में ही चलेगा. राइट. आई होप अब आपको समझ में आया हो. ठीक है. अब हम चलते हैं वापस टॉपिक की तरफ. ठीक है. तो ये जो जुरिडिक्शन है ये टू टाइप्स के हैं, सिविल जुरिडिक्शन एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन. ठीक है. तो पहले हम इसको जानते हैं. सिविल जुरिडिक्शन सिविल जुरिडिक्शन इज द is that which concerns and deals with the dispute of a civil nature. ठीक है. सिविल जुरिडिक्शन वो जुरिडिक्शन होते हैं जिसके अंदर सिर्फ सिविल मैटर से रिलेटेड ही मतलब वो वो मैटर सुने जाते हैं. ठीक है. सिविल मैटर मान लीजिए जैसे कोई जमीन का मामला हो गया. ठीक है. या मतलब कोई कंपनसेशन क्लेम से जुड़ा कोई मामला हो गया. ठीक है. यहाँ तक कि मैरिज भी सिविल नेचर में ही आता है. ठीक है. तो वो जैसे कि हम अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो उसमें सिविल जुरिडिक्शन के मामले भी मतलब सुने जाते हैं सिविल नेचर. ठीक है. अब ये जो अब नेक्स्ट कोर्ट है सेशन कोर्ट. ठीक है. अब ये जो सेशन कोर्ट है इस सेशन कोर्ट में सिर्फ क्रिमिनल मैटर ही सुना जाएगा. राइट. इसमें सिर्फ क्रिमिनल से जुड़ा ही मैटर सुना जाएगा. मैं आपको एक बार रीड करके सुना देता हूं. ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन रिलेटेड टू द क्राइम्स एंड पनिशेस ऑफेंडर्स. ठीक है. जिसमें मतलब पनिशमेंट डिफाइन की गई है और ऑफेंडर को उसमें पनिश भी करने की भी बात लिखी गई है. ठीक है. तो वो तो आई होप
आपको सिविल जुरिडिक्शन और क्रिमिनल जुरिडिक्शन में इस ये पॉइंट समझ में आया हो। अब हम चलते हैं लोकल जुरिडिक्शन के ऊपर कि लोकल जुरिडिक्शन किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको रीड करके समझा देता हूँ। एवरी कोर्ट हैज इट्स ओन लोकल एरिया लिमिट्स बियॉन्ड विच इट कैन नॉट एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। अच्छा जी, जो मैंने आपको जो सबसे पहला जो एग्जांपल समझाया था फरीदाबाद का और सोनीपत का, सेम वही इसमें भी वही चीज बात लिखी गई है कि मतलब वो कोर्ट, जैसे कि वो जो जमीन है, वो जमीन वो जमीन सोनीपत में है, तो वो जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि मैं सोनीपत का भी मामला सुनूंगा। नहीं, वो नहीं कहेगा। वो सिर्फ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही सुन सकता है उस मामले को, राइट। तो इसमें वही बात की गई है, that is fixed by the government. These limit only fixed by the government. The district judge has to exercise his authority within his district and not outside it. ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो सिर्फ अपने एरिया तक के ही मामले सुनेगा, यानी कि वो जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसका एरिया क्या है, वो जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है वो उसका एरिया है। जैसे कि हमारे फरीदाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो सिर्फ हमारे फरीदाबाद का ही मैटर सुन सकता है, उसके बियॉन्ड तक का मामला नहीं सुन सकता वो, क्योंकि वो उसके अथॉरिटी में ही नहीं है, राइट। District and not outside it. The High Court has jurisdiction over the area of a state, यानी कि वो स्टेट तक का पूरा मामला सुन सकता है, राइट, विद इन इट्स सिचुएट एंड नॉट बियॉन्ड इट्स अगेन, एंड नॉट बियॉन्ड इट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम रीड करते हैं, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैंने ये अगेन लिखा है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। अगेन, कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन टू ट्राई सूट फॉर इमूवल प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड बियॉन्ड टू इट्स लोकल लिमिट। जो मैंने आपको अबव एग्जांपल दिया था फरीदाबाद कोर्ट का और सोनीपत का, वही मतलब इस पे मतलब लागू होता है, तो इसमें भी वही बात की गई है, ठीक है। जैसे कि वो इमूवल प्रॉपर्टी पड़ती है सोनीपत में, तो फरीदाबाद का कोर्ट उस मामले को नहीं सुन सकता, ठीक है, वो तो सिर्फ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही सुन सकते हैं, ठीक है, राइट। ठीक है, अब बात चलते हैं पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, ठीक है। लेकिन सबसे पहले पिक्यूनरी वर्ड जान लेते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। पिक्यूनरी बेसिक मीनिंग, ये अच्छा, जो पिक्यूनरी वर्ड है ये मनी से रिलेटेड होता है, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है जी। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये मैं कोई परफेक्ट फैक्चुअल नहीं बोल रहा, ठीक है। मान लो एक पर्टिकुलर कोर्ट है, लोअर कोर्ट की बात सुन लेते हैं। ठीक है, मान लो ये एक लोअर कोर्ट है, सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, लोअर कोर्ट है, ये अपर कोर्ट है, मतलब जब कोई केस अपील में जाता है, ठीक है, यानी कि हम हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये लोअर कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, ठीक है, ठीक है। तो इस लोअर कोर्ट में मतलब मान लो इस लोअर कोर्ट में सिर्फ 10,000 तक के मामले सुने जाते हैं, यानी कि ऐसे मामले, ऐसे सिविल केसेस जहां पर सिर्फ 10,000 रुपीज क्लेम करने की बात की जा रही हो, तो वो सिर्फ, तो लोअर कोर्ट के लिए एक लिमिट है कि वो मामले सिर्फ लोअर कोर्ट ही सुनेगी। बल्कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट वो मामले भी सुन सकती है, जो 10,000 से रिलेटेड मामले वो भी सुन सकती है, या उससे ऊपर तक के मामले भी सुन सकती है, यानी कि 1 लाख से भी ऊपर तक के मामले सुन सकती है, ठीक है। सो आई होप डेट यू गेट माई पॉइंट, डेट व्हाट इज पिक्यूशनरी
जुरिडिक्शन, राइट। ठीक है, आई होप कि आप पिक्यूशनरी जुरिडिक्शन समझ पा रहे होंगे। The code provides that the court will have jurisdiction only over the suit, the amount or value of the subject court, value of the subject court, ठीक है, value of the subject matter of which does not exceed the pecuniary limit of the jurisdiction. Some court have unlimited pecuniary jurisdiction. ठीक है, जैसे मैंने आपको अबव एग्जांपल में समझाया था कि हाई कोर्ट के पास अनलिमिटेड पिक्यूशनरी पावर से कि वो उससे ऊपर तक के मामले सुन सकते हैं। एंड सेम वे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, यहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखा है, ठीक है, सेम वे विद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट। आई होप आप इस पूरे पिक्यूशनरी टॉपिक से, इस पूरे पिक्यूशनरी टॉपिक को समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इसका हम एक बार कंटिन्यूशन पार्ट देख लेते हैं। हैव नो pecuniary limit, have no pecuniary limitation, but there are other court having jurisdiction to try suit up to particular limit, ठीक है। मतलब और भी कोर्ट है जो वो सिविल मामले सुन सकते हैं, लेकिन अप टू पर्टिकुलर लिमिट तक। जैसे मान लो लोअर कोर्ट 50,000 तक के मामले सुन सकती है, ठीक है, तो उसमें वो लिमिट लगाई गई ना। तो आप पिक्यूशनरी जुरिडिक्शन से सिंपल आप समझ सकते हैं ऐसे मामले जहां पर मनी से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जुरिडिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, ऊपर हमने मनी से रिलेटेड बातें की थी, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट हैव बीन एम्पावर्ड टू डिसाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट, ठीक है। सर्टेन कोर्ट्स प्रिक्लूडेड फ्रॉम एंटरटेन सर्टेन सूट, thus presidency small causes court has no jurisdiction to try suits for specific performance of contract। फिर नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर क्लोजर ऑफ और रिडेम्पशन ऑफ ए मॉर्गेज एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि उस कोर्ट को ये डिफाइन किया हुआ है कि वो यही मामले सुनेगा। जैसे कि जो सेशन कोर्ट है वो सिर्फ क्रिमिनल से जुड़ा मामला सुनेगी, यानी कि इसमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। यानी कि अगर हम स्मॉल कोजेस कोर्ट की बात करें, प्रेसिडेंसी स्मॉल कोजेस कोर्ट्स की बात करें कि वो तो वो सिर्फ परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का ही मामला सुन, तो उसके अंदर कोई जुरिडिक्शन नहीं है कि वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मामला सुन सकता है, या पार्टीशन ऑफ इमूवेबल का कोई भी मामला वो सुन सकता है, ठीक है। उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं, ठीक है। सेम वे विद फॉर क्लोजर और रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज, ठीक है। इस टाइप का कोई भी मामला वो स्मॉल कोजेस वो जो कोर्ट है वो नहीं सुन सकता है, राइट। सिमिलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेस्टामेंट्री मैटर्स लाइक डिवोर्स, प्रोबोट proceedings, insolvency, only the district judge or civil judge has jurisdiction। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, यहां तक कि जो सिविल जज होता है उसके पास पूरी पूरी अथॉरिटी है कि वो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड या डाइवोर्स केस से रिलेटेड वो मामले सुन सकता है, राइट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि अपना है, और ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन,
ठीक है, अब ये इसमें क्या कहते हैं, सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं, ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन ये किसे कहते हैं। ठीक है, सो ओरिजिनल जुरिडिक्शन इज जुरिडिक्शन इनहेरेंट इन और कंफर्ट अपॉन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, इन द एक्सरसाइज ऑफ दैट जुरिडिक्शन a court of first instance decide suit, petition or application. Appellate jurisdiction is a authority conferred upon a superior court to hear by way of appeal। ठीक है, यानी कि आपने ये अपील वाली वर्ड बहुत बार सुनी होगी, मैं आपको एक बार आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक बार इसे रीड कर लूं। ठीक है, मुंसिफ, अब नेक्स्ट पे आते हैं, मुंसिफ कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ सिविल जजेस, स्मॉल कॉजेस कोर्ट आर हैविंग ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, ओनली वाइल्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट हैव ओरिजिनली एज वेल एज अपीलेट जुरिडिक्शन। ठीक है जी, अब बात आते हैं। ठीक है, ऐसे मामले जो फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब होता है जब कोई पर्सन, उसका जो सिविल राइट, उसका जो सिविल इंजरी होता है और जब वो कोर्ट का अप्रोच करता है तो वो पहले लोअर कोर्ट से शुरुआत करता है, जैसे कि मुंसिफ कोर्ट्स हो गए। ठीक है, जो सिविल कोर्ट हो गए या स्मॉल कोजेस कोर्ट हो गए, तो वो सबसे पहले उन कोर्ट को अप्रोच करता है जिनको हम बोलते हैं लोअर कोर्ट्स। ठीक है, लोअर कोर्ट की तो बाद हायर कोर्ट पे जाता है, जिसको हम अपील का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो लोअर कोर्ट को अप्रोच करता है, तो वो क्या ले लेंगे हम, तो वो जो लोअर कोर्ट वो क्या बन जाएगा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, यानी कि जो फ्रेश मैटर है वो सबसे पहले किस कोर्ट के पास आया, लोअर कोर्ट के पास आया, तो वो लोअर कोर्ट बन जाएगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन, यानी कि सबसे फर्स्ट उसके पास में आया था केस। ठीक है, सुनने का, मैटर ऑफ हियर एंड मैटर टू डिसाइड द केस, राइट। अब बहुत बार आपने सुना होगा कि जब लोअर कोर्ट फैसला सुना देती है, तो जब दूसरी पार्टी उस फैसले से सहमत नहीं होती तो वो उस केस को अपील में लेके चली जाती है, यानी कि हायर कोर्ट को अप्रोच कर लेती है। ठीक है, तो वो अपील उसको बोल रहा है। ठीक है, यानी कि हम उस कोर्ट में अपील करते हैं। आप इसको नाम से ही समझ पा रहे होंगे, अपीलेट, आप इसे नाम से ही समझ पा रहे होंगे, अपील यानी कि उस कोर्ट में अपील करता है, तो वो बन गया अपीलेट जुरिडिक्शन। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और वो जो हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है, ये अपीलेट, ये क्या होते हैं, ओरिजिनल भी होते हैं, साथ में अपीलेट जुरिडिक्शन भी होते हैं, राइट। ठीक है, यानी कि वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी कहलाते हैं और अपीलेट जुरिडिक्शन भी कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक पर्सन है तो वो सीधा हाई कोर्ट को भी अप्रोच करता है। स्टेट, आपने आर्टिकल 226 के बारे में सुना होगा, तो वो स्टेट हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो वो बन जाता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, कि उसने स्ट्रेट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब ही यही है कि वो स्ट्रेट उस कोर्ट को अप्रोच करता है। ठीक है, यानी कि वो स्ट्रेटली उस कोर्ट के पास पहुंच जाता है। ठीक है, न्याय की मांग करने के लिए। ठीक है, तो वो बन जाता है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब यही है, और अपीलेट का मतलब है कि वो सेकंड कोर्ट में जाता है उस केस को अपील में करवाने के लिए। ठीक है, यानी कि जो लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दी उसको रिवर्स कराने के लिए जाता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपीलेट भी हो सकते हैं और ओरिजिनल भी हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ओरिजिनल और अपीलेट जुरिडिक्शन का मतलब समझ में आया हो। ठीक है, अब हम चलते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसके बाद हम कुछ
एक केस लॉस का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस केस लॉस को डिटेल में गूगल पे भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस का नाम है ऑफशोर ट्रस्टी वर्सेस सचिंद्र नाथ AIR 1969, ठीक है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं इसका नाम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कोलकाता कोर्ट ने इस केस के ऊपर फैसला सुनाया था, ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहकर मतलब उस कोर्ट का जो जजमेंट है वो कैंसल ये कहकर कर दिया था कि उस कोलकाता कोर्ट के पास ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उस केस के ऊपर जजमेंट सुना सके, ठीक है। क्योंकि वो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। क्षेत्राधिकार का मतलब होता है जुरिडिक्शन, कि वो केस उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद एक गाइडलाइन इशू की उन सभी कोर्ट को कि मतलब किसी भी मैटर को सुनने से पहले उस कोर्ट को ये जान लेना जरूरी है कि वो मैटर उसके एरिया में आता भी है कि नहीं आता है, ठीक है। क्या उस कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो उस मैटर को सुन सकता है कि नहीं सुन सकता, राइट। और क्या वो उस मैटर पे जजमेंट सुना सकता है कि नहीं सुना सकता, राइट। तो उस मैटर को सुनने से पहले सबसे पहले उसे ये जान लेना जरूरी है उस लोअर कोर्ट को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें यही कहा था। मैं आपको एक बार छोटा सा पार्ट बता देता हूँ। इसमें क्या, एक फादर होता है जिसमें मतलब वो एक ट्रस्ट बनाता है, ठीक है। और वो ट्रस्ट वो अपने एक्चुअली फैमिली के लिए बनाता है, ताकि मतलब उसके मरने के बाद उसकी फैमिली मतलब उस ट्रस्ट में से अपनी अर्निंग ले सके। और उसने डिवाइड कैसे किया था, वो अर्निंग जैसे 50% जो अर्निंग होगी वो उसके वाइफ के नाम पर होगी, और बाकी जो रिमेनिंग अर्निंग है वो उसके बच्चों के नाम पे होगी, ठीक है। तो ये मैटर इस चीज के ऊपर है। आप इसको डिटेल में जाके रीड कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 9 के ऊपर आ रही है। तो आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी का बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 9 के ऊपर आ रही है और वो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज का हम ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद गाइस, एंड ठीक है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल।